हेलो हेलो। चलो, आज हम लोग का कौन सा सब्जेक्ट है? बीएसटी है। तो बीएसटी का सबसे पहला चीज़ है हमारा, अभी तक का जो जो प्रिंसिपल हो गया है एक बार उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक दो दिन बीच हो गया है तो आप लोग का भी ध्यान से उतर गया होगा। सबसे पहला था हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में हम क्या बताए थे, जितना भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसको स्पेशलाइज्ड पर्सन को हैंड ओवर कर देते हैं ताकि रिपीटेटिव काम करने की वजह से उसका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़े। और ये जो प्रिंसिपल है इसका एम क्या रहता है, टू स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क का इसका एम रहता है। और ये दोनों मैनेजरियल और टेक्निकल लेवल दोनों लेवल पे ये लग सकता है। याद करो, हम बताए थे कि मैनेजमेंट में भी ये चीज़ होता है, टेक्निकल लेवल पे भी तुम्हारा स्पेशलाइज पर्सन होता है, क्योंकि किसी को पाइथन पता ही नहीं है मैनेजमेंट वाले को, तो वो क्या टेक्निकल चीज़ कोडिंग करेगा, बैठ के नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर किसी को पता ही नहीं है कि सिक्स सिग्मा जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है, तो वो क्या मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हर जगह पे स्पेशलाइज पर्सन होनी चाहिए, ये चीज़ बताता था। इसको फॉलो करते हैं हम लोग तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क मिलता है, रिपीटेशन करने से एफिशिएंसी बढ़ता है, नहीं फॉलो करने पे एफिशिएंसी घटेगा, स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और क्योंकि रिपीटेटिव लेवल पे इसको नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हर बार कोई नया इंसान आके नए तरीके से करे तो उसमें वेस्ट ऑफ टाइम रिसोर्स भी होता है। फिर दूसरा हम बताए थे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात समय अपना हाथ ऐसे ले लेना और बोलना है कि दोनों में बैलेंस बना होना चाहिए। अगर अथॉरिटी बढ़ेगा अगर अथॉरिटी बढ़ेगा तो उसका मिसयूज होगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा और उसके जितना अगर अथॉरिटी नहीं बढ़ता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा डिले ऑफ वर्क होगा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल दे देने से और कोई डिसीजन ना लेने का अथॉरिटी आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे किसी पर्सन को, तो ऑब्वियस है कि डिले इन वर्क होगा आपका। ठीक है, तो अथॉरिटी भी हम बताए थे कि दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? ऑफिशियल अथॉरिटी और पर्सनल अथॉरिटी। आप अगर ऑफिशियल अथॉरिटी है आपका कि आप अथॉरिटी टू कमांड, आप कहीं के मैनेजर हैं और आप अपने जितने सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ऑफिशियली कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं। और पर्सनल अथॉरिटी हो गया अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर, मतलब हम अपने लेवल पे, जैसे मेरे पहचान के हो तुम लोग, हम तुम लोग से कोई हक जता के कुछ कह सकते हैं, तो मेरा हो गया पर्सनल अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे तुमको कि इसका वायलेशन करने से क्या होगा, तो हम इसमें एक पॉइंट कटवा दिए थे, 2 पॉइंट रखे थे सेकंड और थर्ड, जिसमें बताया था कि अथॉरिटी ज़्यादा होगा तो सबऑर्डिनेट उसको मिसयूज करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा तो डिलेइंग वर्क होगा। फिर हम लोग तीसरे पे आए थे डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन क्या होता था कि पालन करना, हम रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, सिस्टमेटिक वर्किंग सिस्टम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको फॉलो करना। ठीक है, इसके लिए गुड सुपरवाइजर का होना जरूरी है, जो कि एक ऑनेस्ट सुपरवाइजर हो, फेयर हो और वो क्या करे, किसी भी मैनेजमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए बायस्ड ना हो, तभी हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में होता है कि साइंस वालों को केवल बायसनेस दिखाया जाता है, कॉमर्स वालों के साथ बायस्ड रहते हैं स्कूल वाले, साइंस वालों के साथ इक्वालिटी दिखाया जाता है, लेकिन कॉमर्स वालों के साथ लोग बायस्ड रहते हैं, पक्षपात किया जाता है हमेशा साइंस वालों के साथ। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वैसा होता है तो फिर कोई ना कोई रेबल निकलेगा वहाँ से, कोई ना कोई उन चीज़ों को तोड़ेगा और इसके बाद बहुत बुरा हाल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका अगर पालन नहीं करते हम लोग तो रूल्स एंड रेगुलेशंस टूटेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, और हमारा एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में क्या रहेगा, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। इसके बाद बताया था यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक वक्त पे एक इंसान को एक ही सुपेरियर कमांड दे, अगर 2 देंगे तो फिर वो कंफ्यूज होगा। इसमें बताया कि सबऑर्डिनेट जो है उसको एक ही सुपरवाइजर से ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, और वो उसी पर्सन को अकाउंटेबल हो, ऐसा नहीं कि वो हर इंसान के लिए अकाउंटेबल हो जाए। इसके बाद अगर हम लोग को एक सुपीरियर से ज़्यादा से अगर ऑर्डर मिलता है तो ये जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो जाएगा, और हमें फोकस करना होगा इग्नोरिंग वेरियस सिचुएशंस लाइक कंफ्यूजन, डिसहार्मनी में। ये क्या होगा, इसका इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा ना, तो इसके वजह से कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। मतलब हम किसी अपने जूनियर को कोई काम दिए, अब दूसरा आके उसी जूनियर को अगर कुछ काम देता है तो इससे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि तुम मेरा करो या उसका करो, तो ये चीज़ से हम लोग बच जाएंगे। फिर हम इसका कंसिक्वेंसेस बताए थे कि अगर इसका वायलेशन होता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है सबऑर्डिनेट का वो फिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के लिए अकाउंटेबल हो जाएगा ना, तो किसके लिए वो ज़्यादा अकाउंटेबल है ये चीज़ नहीं फिक्स हो पाएगा। उसके बाद 2 सुपीरियर्स का ईगो क्लैश कर सकता है कि मेरा काम नहीं किए वाला सिनेरियो। इसके बाद
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हम बताए थे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सबका अपना अपना मोटिव रहता है, हर डिपार्टमेंट अपने मोटिव के लिए काम करता है। सारे डिपार्टमेंट के मोटिव को एक यूनिफाइड डायरेक्शन में आप लेके आइए ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है आप उसको फुलफिल कर सकें। ठीक है, एक डायरेक्शन में काम करें प्लान बना के। इसके बाद और इसमें क्या था, एडवांटेज एक बार देख लेना। और इसका वायोलेशन हम लोग करते हैं तो क्या होगा हमारा, इसका वायोलेशन करते हैं तो हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करेगा। हो सकता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो और कोऑर्डिनेशन का लैक होगा। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब समझो कुछ भी हार्ड नहीं है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेकंड प्रायोरिटी पे रख के जनरल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करके उसको ले आना, मेन प्रायोरिटी पे ले आना। मतलब नहीं समझे, हम अच्छे से बताते हैं। देखो, मेरा जरूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन में सेल जो है 20% से बढ़ जाए। हम कौन है, हम है सेल्स मैनेजर। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे हाई पोस्ट पे, सेल के हाई पोस्ट पे बैठे हुए सेल्स मैनेजर है। और मेरा क्या टारगेट है कि सेल जो है 20% से बढ़ जाए। हम उसमें लगे हुए हैं, मेहनत से एकदम पूरा लगन से एकदम लगे हुए हैं कि 20% सेल बढ़ाना है। लेकिन इस वक्त में हमको ये चीज ध्यान ही नहीं रहा कि ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या था, केवल 5% रेवेन्यू ग्रोथ का। बट हम अपना एम क्या लेके चल रहे हैं, 20% सेल इंप्रूव करने का। हम बहुत से टेक्निक्स लगा रहे हैं। उस चक्कर में क्या हुआ, सेल तो 20% से बढ़ गया, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस बढ़ते सेल को मैनेज ही नहीं कर पाया, जिस वजह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होने लगे। एम्प्लॉयज जो है वो इनएफिशिएंटली काम करने लगे, उनको डबल शिफ्ट काम कराया गया, इनएफिशिएंटली काम करने लगे। अब प्रॉब्लम क्या राइज होगा इससे कि हम सेल तो 20% से बढ़ा लिए, सेल में तो हमको फायदा हो गया, लेकिन अदर जो डिपार्टमेंट्स थे ऑर्गेनाइजेशन के उसमें इतना नुकसान हुआ कि मेरे सेल को ओवरराइड करके निकल गया और कंपनी जो है लॉस में चली गई। तो हम क्या किए, हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब किसी एक इंसान के इंटरेस्ट को प्राथमिकता दिए, प्रायोरिटी दिए, और ओवरऑल गोल जो जनरल हमारा इंटरेस्ट था, जो सबके हित का इंटरेस्ट था, उस पर ध्यान नहीं दिया। अब इस वजह से क्या हुआ, हमारा लॉस हो गया ऑर्गेनाइजेशन में। चीजों को समझो, मत मान लो कि एक बच्चा है, जैसे स्कूल का ट्रिप तुम लोग का जाता है, गया जाता था हम लोग के टाइम, तो लास्ट ईयर तो शायद नहीं गया था, सुने थे, हो सकता है इस साल जाए। तो गया ट्रिप जाता है, तो गया जब ट्रिप जाता है तो उस समय एक बच्चा बोले, ठीक है, कि मेरी फैमिली जो है वो गया जाने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं हमारे, तो वहाँ जाने के लिए हमको मना किया जा रहा है। आप गया ना ले जाके आप हमको राजगीर ले चलिए। बट स्कूल का ट्रिप क्यों बनता है, स्कूल का ट्रिप बनता है हम लोग के प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए, कि वहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस है, वहाँ का बिजनेस किस तरीके से काम करता है। आप जाके प्रैक्टिकल लेवल पे देखिए कि मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, वहाँ पर लोग एम्प्लॉय कैसे काम करते हैं, उनको रेम्यूनरेशन कैसे मिलता है। इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए हमारा स्कूल ले जाता है। अब सीन क्या हुआ कि उस एक बच्चा के लिए हम लोग को राजगीर ले जाया गया। राजगीर ले जाने से दिक्कत क्या हुआ, राजगीर ले जाने से दिक्कत ये हुआ कि जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम लोग को गया में मिल सकता था वो तो नहीं मिला। अब हम लोग पढ़ाई तो किए, लेकिन पढ़ाई का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन सीबीएसई कहता है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख पाया। अब देखो, यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दिया गया, मतलब एक इंसान के इंटरेस्ट को ऊपर रखा गया सबके इंटरेस्ट से। होना क्या चाहिए था, यू गाइज आर द ऑर्गेनाइजेशन, और एक इंसान के इंटरेस्ट को हम लोग सैक्रिफाइस कर सकते थे फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इस वजह से क्या हुआ, हम लोग को जो एक्सपोजर मिलना था वो एक्सपोजर नहीं मिला। सो हमारा प्रिंसिपल ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन केवल एक इंसान के इंटरेस्ट पे नहीं चलेगी। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन जो है ओवरऑल आपका चेक करेगी कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या जरूरी है।
5% रेवेन्यू ग्रोथ करना है। उस रेवेन्यू ग्रोथ में 5% को बढ़ाने के लिए इस तरीके से काम कीजिए कि हर सेक्टर, हर डिपार्टमेंट आपका बेहतरीन तरीके से काम करे और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे, ना कि एक डिपार्टमेंट बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर गया और बाकी सब लॉस में चले गए। सो दिस इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं हम लोग, कैसे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रायोरिटाइज। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग प्रायोरिटी पे रखेंगे ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर इसको माना जाएगा जनरल इंटरेस्ट को। ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल प्रायोरिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को इवन मोर प्रायोरिटी दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय शुड सैक्रिफाइस, करना चाहिए, शुड का मतलब चाहिए। एम्प्लॉय शुड सैक्रिफाइस हिज पर्सनल इंटरेस्ट। एम्प्लॉय को अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर अचीविंग कंपनीज ऑब्जेक्टिव। बोलो भैया इसमें एम्प्लॉय का पर्सनल अचीवमेंट क्यों, वो पर्सनली वो क्या सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अगर सेल्स टीम का 20% ग्रोथ होता है तो ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि बहुत बेहतरीन ग्रोथ किया है सेल्स टीम, तो सबको इंसेंटिव मिलेगा। मैनेजर को ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, मैनेजर के घर में शादी है, उसको इंसेंटिव चाहिए, तो उसको अपने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उसको इंसेंटिव के चक्कर में पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस करवाने का कोई हक नहीं है। दैट इज वाई कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज कंपनीज इंटरेस्ट इंक्लूड्स लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। जैसे कि अच्छा, कंपनी केवल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से नहीं चलती है। एम्प्लॉय का तो इंटरेस्ट रहता ही है, उसको सैलरी मिलना होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट जुड़ा होता है कंपनी में। वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कंपनी के ओनर्स, उसके शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, टैक्स अथॉरिटीज, इन सबको फायदा है कंपनी के चलने की वजह से। तो हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी उनको देते हैं जिनकी वजह से हम हैं, ठीक है। हमारे ओनर को, एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट को इग्नोर करके हम लोग ओनर के, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखते हैं, ठीक है। तो एंड इट कैन, और ये ऐसे लोग होते हैं जिनका अगर आप इंटरेस्ट मारिएगा, ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि वो पैसा अपना खींच लेंगे, और पैसा खींच लेंगे तो आपके पास फाइनेंस बचेगा नहीं, फाइनेंस नहीं बचेगा तो कंपनी चलेगी नहीं। इसलिए हमें इनके इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना होता है इन प्लेस ऑफ एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, ठीक है। मैनेजमेंट मे बी रिस्पॉन्सिबल टू रिकंसाइल individual interest with general interest. If reconciliation is not possible, then general interest must be supersede individual interest. इसका मतलब क्या हुआ, reconcile मतलब कि relate। अब देखो सेल्स वाले जो है, सेल्स वाला एकदम पागल की तरह काम कर रहा है, सेल बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है, लेकिन इस वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है हर जगह। तो कंपनी का मैनेजमेंट का क्या फर्ज बनता है कि वो सेल्स टीम को एश्योर करे कि देख भाई तू कंपनी के हिसाब से चल, अपने हिसाब से नहीं। और जहां तक बात है तुम्हारे इंसेंटिव का, तो हम इस बार रीमेजर कर रहे हैं इंसेंटिव स्कीम को, और अगर हमारा 5% ग्रोथ का ओवरऑल लेवल पे हर एक डिपार्टमेंट अगर 5% ग्रोथ करता है हमारा, तो सबको 10% का अप्रेजल मिलेगा, जो कि तुम्हारे 20% पे मिलने वाला था, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सेल्स टीम, मैनेजमेंट क्या करेगा, सेल्स टीम को, मैनेजमेंट सेल्स टीम को कन्विंस करेगा कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ना, तुम मानो कि कंपनी का भी वही इंटरेस्ट है, उसको इस तरीके से रिलेट करके दिखाएगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट पूरा होगा तभी जब कंपनी का इंटरेस्ट पूरा होगा, और कंपनी का इंटरेस्ट जैसे ही पूरा होगा हमारा ये प्रिंसिपल काम कर जाएगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। एडवांटेज क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव में काम करता है। मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन बनाता है इंडिविजुअल जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनके और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बीच में। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो फर्म विल नॉट एबल टू अचीव गोल्स, फर्म बिल्कुल अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि केवल एक इंसान को अच्छा होता रहेगा और फर्म को नुकसान होता रहेगा। फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो हमारा इंडिविजुअल जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को समझ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लगा हुआ है। ये हुआ हमारा छठा प्रिंसिपल। फिर है हमारा रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन के ऊपर में देखो छोटा सा सैलरी लिखा हुआ है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, ठीक है। जब भी आज के बाद जिंदगी में सैलरी बोलना हो तो सैलरी मत बोलना,
उसको बोलना रेम्यूनरेशन, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स में सैलरी को रेम्यूनरेशन ही बोला जाता है, इसीलिए कंपनीज एक्ट ने पूरी सैलरी का जो वर्ड जो सैलरी है वो हटा के उसको क्या कर दिया है, रेम्यूनरेशन कर दिया है, ठीक है। सो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयज क्या कहता है कि जो भी पैसा हम लोग एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो हम सीए बन गए, ठीक है, और सीए बनने के बाद टाटा कंपनी हमको हायर की एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने इंटरनल ऑडिटर के लिए, कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट का जो हेड होता है ऑडिटर, हेड ऑडिटर, उसके पोस्ट के लिए हमको हायर की टाटा कंपनी। हम बोले चलिए भैया बढ़िया है, टाटा के साथ काम करना है। जब मेरा सैलरी आया तो सैलरी स्लिप में मेरा जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ था वो था 6,900 रुपया। हम एचआर के पास गए, हम बोले भाई इतना कम पैसा क्यों आया? तो बोला इस पोस्ट पे हम लोग इतना ही देते हैं, 6,900 रुपया देते हैं। हमको बहुत दुख हुआ यार, खून का घूंट पी के हम बोले कि चलो 6 महीने का तो कॉन्ट्रैक्ट है, करके निकल जाएंगे। बाहर निकले हम, एक प्यून था हंस रहा था बैठ के। हम बोले क्या हुआ भाई, क्यों हंस रहा है? तो बोला सर सैलरी आया है, ठीक है। तो बोला, हम बोले अरे वाह बहुत अच्छी बात है, कितना है? तो बोला सर 10। हम बोले 10 मतलब 10,000? बोला नहीं सर 10 लाख रुपया आया महीना का। प्यून को 10 लाख रुपया महीना दे रहे हो तुम, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 6,500 रुपया महीना दे रहे हो, क्यों? तो आप उल्टा एक सिचुएशन सोचते हैं। फिर दूसरा महीना का सैलरी आया, तो फिर हम गए अपने एचआर के पास, हम बोले सर सैलरी स्लिप दे देते तो सही होता। तो वो सैलरी स्लिप दिया, मेरा उसमें अमाउंट लिखा हुआ था 10 लाख रुपया। हम बहुत खुश हुए कि यार चलो सीए बनने का कुछ तो फायदा हो। बाहर निकले तो प्यून रो रहा था। हम पूछे कितना भाई, क्यों रो रहे हो? बोला सर सैलरी आया। हम बोले कितना आया? बोला सर 1,000 रुपया। अब एक दोनों सिचुएशन देखो क्या है, दोनों सिचुएशन ही गलत है, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सैलरी जो कि अभी सीए बना है 10 लाख रुपया नहीं हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 1 लाख से 1.5 लाख रुपया होता है, ठीक है। और एक प्यून का सैलरी मिनिमम 10 से 15,000 रुपया होता है, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 6,500 रुपया देना और प्यून को 10 लाख, या फिर प्यून को 1,000 देना और चार्टर्ड अकाउंटेंट को 10 लाख, ये गलत है। तो उस सिचुएशन में क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर एक एम्प्लॉय को उतना ही सैलरी मिले जो कि दोनों के लिए सही हो। कौन दोनों के लिए? एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ठीक है। अब एक सोच पे चलती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय को क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कम पैसा दे रही है, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या लगता है कि हम एम्प्लॉय को हमेशा ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है। सो इस प्रिंसिपल के अनुसार रेम्यूनरेशन पेड टू द एम्प्लॉयज शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए फेयर होना चाहिए। वेजेस शुड बी फेयर, which should give a reasonable standard of living to the employees and should be within the capacity of company. वेजेस तुम्हारा कितना होना चाहिए? वेजेस उतना होना चाहिए जो एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में मदद करे और जो कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के अंदर, दोनों चीज होनी चाहिए। फिर इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहला, फेयर रेम्यूनरेशन मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। ये एम्प्लॉयज को क्या करता है? मोटिवेट करता है। अगर अगर तुमको 10,000 रुपया महीना मिलता, कि हम टाटा में कभी रहते 6 महीने के बाद? नहीं रहते। लेकिन वहीं पे अगर हमको लाख रुपया अगर मेरा सैलरी होता तो हम टाटा में रहते? बिल्कुल रहते। क्यों? क्योंकि एक तो फ्रेशर है, हमको जॉब दिया 1-1.5 लाख रुपए का, और ऊपर से टाटा कंपनी का ब्रांड है, तो ये दोनों का फायदा हमको मिलता। तो आई विल प्रेफर टू स्टे एट टाटा। एम्प्लॉय शुड बी कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो हमेशा कमिटेड रहेगा। वो किसी भी सीए को 6,500 रुपया दो, पता चला ऑडिट में तुम्हारा इधर का उधर कर दिया नुकसान, और क्लाइंट का पैसा डूबा, वो तो अलग, कंपनी पे केस हो गया वो अलग, ठीक है। तो उस सिचुएशन में किसी भी एम्प्लॉय को उतना सैलरी दीजिए जिसमें कि वो कमिटेड फील कर सके ऑर्गेनाइजेशन से। वो सोचे कि ऑर्गेनाइजेशन हमको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही है, बहुत अच्छा सैलरी दे रही है, तो उस सिचुएशन में हमको ऑर्गेनाइजेशन से फायदा है। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन
अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होगा अगर हम लोग रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय का जो प्रिंसिपल है नहीं मानते हैं। तो सबसे पहला तो डेडिकेशन खत्म हो जाएगा एम्प्लॉय का, क्योंकि किसी को 1 लाख रुपए सैलरी नॉर्मल मार्केट में मिलता है, उसको 6,000 रुपए दो तो क्या वो कभी डेडिकेटेड वे में काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा एंड इट मे क्रिएट्स डिसऑनेस्टी अमंग। अब वो चोरी करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको घर तो चलाना है। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा किसी के ऑडिट करने जाएगा, ऑडिट करते वक्त क्या करेगा, उससे डील कर लेगा कि तुम 50 लाख का नुकसान कर दो, हम तुम्हारा क्या कर देंगे, ऑडिट करके साइन कर देंगे और तुम पैसा हमको दे दो 10 लाख रुपये, 40 लाख रुपये का प्रॉफिट तुम्हारा। ठीक है, ऐसा करेगा वो। उसके बाद ये हुआ हमारा 7वां प्रिंसिपल खत्म। इसके बाद एक और प्रिंसिपल देख लो आज, ये क्या है भैया, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बड़ा आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत पेचीदा है। हम देखो इसको मार्क करा देते हैं। अभी जो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो पढ़ाए हैं, ये एक तो आज जो पहला पढ़ा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय सो है, बस एक बार पढ़ लो चलेगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर चेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो दोनों आने वाला है 8वां और 9वां, एकदम स्केलर चेन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4-5 स्टार लगा लो तो और अच्छा है। ठीक है, क्योंकि स्केलर चेन से हर एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस रहता है। और वो भी क्वेश्चन भी हम लोग को बता देते हैं। एक वर्ड आएगा उसमें गैंग प्लैंक करके। ठीक है, गैंग प्लैंक, PLANK, वो वर्ड जो है उसको एकदम अच्छे से पढ़ना है। मैं बता देंगे वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले आओ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज करना एक जगह पे। ठीक है, सेंटर मतलब सबसे ऊपर वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर सबसे ऊपर वाला, सेंट्रल लेवल पे चीजों को समेट लेना, मतलब पावर्स को समेट लेना। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पावर जो है केवल टॉप मैनेजमेंट के पास कॉन्सेंट्रेट हो रखा है तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहेंगे, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन हो रखा है। और जब वही पावर्स को नीचे के लेवल्स में हम लोग बांटते हैं, मिडिल, लोअर, ऑपरेशनल वर्कर्स, तो उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अनुसार सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में हमेशा बैलेंस बना होना चाहिए कि कौन से पावर्स। अब तुम कंपनी के चेक पे साइन करने का पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट से हटा के ऑपरेशनल वर्कर्स को कभी नहीं दे सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई रेयर ऑफ जैसे डे टू डे ऑपरेशन है, उनमें डिसीजन कैसे लेना है उसका पावर तुम ऑपरेशनल वर्कर को दे सकते हो, क्योंकि वो लोग एक्चुअली में काम कर रहा है। अब वो अगर ऑर्डर का वेट करता रहेगा तो डिले इन वर्क होगा। इस वजह से इन दोनों के बीच, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू concentration of power at top level management, concentration of power at top level management, whereas distribution of power at all level of management, distribution of power at all level of management is known as decentralization. ठीक है, इट मे वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन लाइक एक्सपीरियंस ऑफ सुपेरियर, एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक सिंपल सा बात सोचो, जियो कंपनी इतनी बड़ी है कि उसका अगर पावर बांटने लगा जाए ना नॉर्मल एम्प्लॉयज के साथ तो लुट जाएगी पूरी कंपनी। तो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में नीचे तक पावर जाता है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत कम पावर नीचे तक जाता है। ठीक है, सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो वैरी करता है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू सुपेरियर का एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, सबऑर्डिनेट का कैपेसिटी क्या है। हम कैसी, कोई मेरे ऊपर सुपेरियर काम करता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास बहुत टैलेंट था, वो सब मैनेज कर रखा था, 20 साल से कंपनी चला रहा है। अब वो क्या करता है कि वो हमको कुछ पावर डिलीवर करता है कि देखो तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम 10,000 रुपये तक का खर्चा कर सकते हो फर्म के अकाउंट से। अब हमको कोई आइडिया ही नहीं, हमको जैसे ही ये मिला, हम 3,000 का अपना गाड़ी ऑर्डर कर रहे हैं, घूमने चले गए 2,000 रुपये, सर 10,000 अलाउ किए ना, देख लिया जाएगा जो होगा। तो सामने मेरा कैपेसिटी भी देखा जाएगा कि सबऑर्डिनेट कितना मैच्योर है, कितना उसके पास कैपेसिटी है उन पावर्स को हैंडल करने का। उस बेसिस पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है। टू मच सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू डिले इन वर्क। अगर सारा पावर हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रोक देते हैं तो हमारा काम में डिले होने लगेगा। क्यों काम में डिले होगा? क्योंकि जितना पावर, कभी कभी डिसीजन लेने के लिए जब लोअर लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल वर्कर्स को ऑर्डर लेना होगा तो वो क्या बोलेगा, सबसे पहले ऑपरेशनल वर्कर लोअर को बोलेगा, लोअर मिडिल को बोलेगा, मिडिल टॉप को बोलेगा, टॉप फिर ऑर्डर देगा मिडिल को, मिडिल लोअर को बोलेगा और लोअर ऑपरेशनल वर्कर को देगा। ठीक है, तो इस वजह से तुम्हारा डिले इन वर्क होगा। दूसरा,
एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, अगर कंप्लीट सारा पावर बांट देते हैं हम तो लेंड्स टू लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, तो टॉप मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन पे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होगा, इट डिक्रीजेज वर्कलोड ऑफ सुपीरियर। जब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, तो जो टॉप लेवल का पावर होता है वो नीचे के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बट जाता है, और बटने की वजह से क्या होगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ पावर टू सबऑर्डिनेट आल्सो मोटिवेट्स देम। अगर कोई भी जूनियर बंदे को पावर दिया जाए, अगर तुम्हारे क्लास में सिंपली क्लास मॉनिटर बचपन में बनाया जाता था, टीचर अगर नहीं है तो क्लास मॉनिटर विल कंडक्ट द डिसिप्लिनरी एक्शन इन द क्लास। ये पावर मॉनिटर को दिया जाता था कि मॉनिटर के पास पावर है कि वो सबको शांत करा के रखे, मॉनिटर के पास पावर है कि वो जिसका नाम बोर्ड पे लिख दे उसको पढ़ेगी टीचर से। ठीक है, तो ये पावर जब मॉनिटर को दिया जाता था तो सब मॉनिटर बनने के लिए बड़ा उत्सुक रहते थे, सब अच्छे से काम करें, अच्छे से पढ़ाई करें ताकि मॉनिटर बना दिया जाए क्लास का। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर सबऑर्डिनेट को पावर दो तो वो मोटिवेट होता है। फिर क्विक डिसीजन एट मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, जो ऑर्डर लेने के लिए वेट करता था, पहले टॉप पे जाओ फिर टॉप से घूमते हुए ऑर्डर नीचे आए, अब वो वेट नहीं करेगा, जो डे टू डे डिसीजन है वो आराम से ले लेगा। अगर नहीं फॉलो करते तो क्या होगा, रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते, अगर मान लो बहुत सारा पावर बांट दिए तो अथॉरिटी का मिसयूज होने लगेगा। अगर एक्सेस सेंट्रलाइजेशन कर लिए, सारा पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट में कॉन्सेंट्रेट करके रखे हैं, तो सारे एम्प्लॉय क्या होंगे, डीमोटिवेट होंगे, सारा कोई पावर ही नहीं दे रहा है, सब अपने पास रखा हुआ है, काम में लेट हो रहा है, फिर अम्मी को गाली देगा। ठीक है, और अगर एक्सेस सेंट्रलाइजेशन जो है लीड्स टू स्लो डिसीजन मेकिंग, और जब अगर पूरा पावर कॉन्सेंट्रेट कर देंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास तो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में भी डिले होने लगेगा। क्लियर है? चलो यहाँ तक आज रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1 2 3 हाँ नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग 3 प्रिंसिपल करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में 3 प्रिंसिपल करेंगे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका होगा इकोनॉमिक्स का, जिसमें कि थोड़ा बहुत हम लोग ग्राफ खेलेंगे और थोड़ा बहुत फीचर समझेंगे, और फाइनली हम लोग फिर शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स।